नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी की, बात करेंगे और मैथ्स पेडागोजी में आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। जी हाँ, मैथ्स पेडागोजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और एनालिसिस के माध्यम से पता चल रहा है और कि सी टेट और रीट एग्ज़ाम, यूपी टेट में जो पेडागोजी में ज़्यादातर आपके सी टेट और रीट एग्ज़ाम में जो पेडागोजी के प्रश्न हुए हैं प्रीवियस ईयर के, अगर आप उन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपके एमपी टेट मैथ्स पेडागोजी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो साथियों, 2011 से लेके, जी हाँ, 2011 से लेके अभी तक आपके 2022 तक सी टेट रीट एग्जाम में जितने भी पेपर हुए हैं, मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 प्रश्न या आपके सेलेक्टेड प्रश्न आज लेकर आए हैं। तो ये टॉप 50 प्रश्न जो है आपके मैथ्स पेडागोजी के 15 नंबर जो है, यानी 15 में से 12 प्लस का स्कोर जो है पक्का कर देगी। तो वीडियो गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है आपके लिए कि एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो आप पर मिल रहा है, ये क्लास कंप्लीट हो रही है और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर की आई बटन पे आपको लिंक दे दी गई है। सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं और प्रैक्टिस पेपर बाल विकास और जो पर्यावरण के हम कर रहे हैं, ज़्यादातर बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर जो हमने किया है और आपके मैथ्स पेडागोजी और आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन किए हैं, वो आपके एग्जाम पर रिपीट हो रहे हैं। और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है कि सर आपने जो प्रैक्टिस सेट करवाई थी उनमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 70 से लेके 80% तक जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस पेपर डेली ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र के 50 प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि गणित शास्त्र संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गणित शास्त्र संग्रह नामक पुस्तक के लेखक महावीराचार्य जी हैं। दूसरा प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है? तो गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध विज्ञान के साथ होता है। किसी गणितज्ञ कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल से संबंधित होता है? तो किसी भी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना आपके सौंदर्य मूल से संबंधित होता है। जी हाँ, सौंदर्यात्मक की बात करेंगे। अगला है, गणित की कुल कितनी शाखाएं होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए गणित की कुल 3 शाखाएं होती हैं। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की बात करेंगे। तो गणित की कुल कितनी संख्याएं हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 संख्याएं हैं। और ये पूछा जाए कौन कौन से, तो गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। पांचवा प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें जो है किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो गणित की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह आपके विश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये चारों विधियों को मैथ्स पेडागोजी में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त कथन यहाँ पे कौन सा होगा? तो गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त कथन है कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता पाई जाती है। अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त कथन कौन सा होगा? तो वह कथन आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा जहाँ जिस ऑप्शन पर लिखा हो कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता पाई जाती है। सातवां प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को, गोल्डन वीडियो को आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। सातवां प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सौरमान होते हैं क्योंकि ये किस पर आधारित होते हैं? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो गणितीय निष्कर्ष सौरमान होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। गणितीय निष्कर्ष सौरमान किस लिए होते हैं? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। आठवां प्रश्न है, आइए देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि अंक गणित की चार जो है मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं, योग होता है, व्युत्कलन होता है, गुणा होता है, भाग होता है। नोट कर लीजिएगा, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं योग, व्युत्कलन, गुणा और भाग होता है। 9वां प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। तो गणितीय अधिगम के वांछित
मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो गणितीय अधिगम के जो है वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ये आपके C-TET पर पूछा गया प्रश्न है कि गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन का अभ्यास जो है पर प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है? तो विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करने में लाभदायक हो सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुहुक गणित ग्रंथ की अगर रचना पूछा जाए तो आपको जवाब एक ही होना चाहिए, ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे। जी हाँ, कुहुक गणित ग्रंथ की रचना करने वाले और कौन है आपके? कोई नहीं, ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे। जब भी कुहुक की बात की जाए तो कह दीजिएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, जब भी कोई कुहुक बोले तो आप बोल दीजिएगा ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों एवं किस किस दिन पढ़ना है। तो किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने कलांशों एवं किस किस दिन पढ़ना है। यह आपकी विधि इकाई योजना विधि या नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। किसके आधारित पर? कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत कितने कलांशों एवं किस किस दिन पढ़ना है, इकाई योजना विधि नियोजन के सिद्धांत विधि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में यह रटने की विधि है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में 3 चीज़ें आपको नोट कर लेना है। यह रटने की विधि है, यह वैज्ञानिक विधि है, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में क्या कथन सही है? रटने की विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें समय शक्ति दोनों कम लगते हैं। अगला है, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये बताइए कि विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जो लागू होता है किस पर लागू होता है? तो यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि में खोज एवं अनुसंधान विधि पर लागू होता है। किस पर? ह्यूरिस्टिक विधि खोज एवं अनुसंधान विधि जो हर्बर्ट महोदय जी की है। तो विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि में खोज एवं अनुसंधान विधि पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो चतुर्भुज की रचना हेतु आवश्यक सामग्री या उपकरण पैमाना हो गया, कंपास हो गया और आपका पेंसिल होना चाहिए। ये 3 आपके उपकरण होने चाहिए। अगला है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक श्रेणी क्रम क्या होता है? तो ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक श्रेणी क्रम मानसिक चित्रण होता है, विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन होता है और औपचारिक निगमन होता है। तो ये 4 आपको याद रखना है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करना है तो इसके लिए आवश्यक श्रेणी क्रम पहले मानसिक चित्रण होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर औपचारिक निगमन, फिर बाद में पहले अनौपचारिक होगा, बाद में फिर औपचारिक रूप से होता है। अगला है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कितने कक्षा के? कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को क्या कहा है? क्या कह रहा प्रश्न? कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कारण क्या कहलाएगा? तो इस समस्या का कारण आपके पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव नोट कर लीजिएगा। अगला है, रेखा गणित में एक रेखा पर लंब को निम्नलिखित में से किस संकेत द्वारा दर्शाते हैं? तो सभी जानते हैं लंब को एक लाइन खींची रहेगी और नीचे एक लाइन खींच दी जाएगी। 2 लाइन खींची रहती हैं, ठीक है, एक आड़ी और एक लंबी। एक सीधी, पहले एक नीचे एक डंडी नीचे परा लीजिए, उसमें एक डंडी खड़ी कर दीजिए या उल्टा टी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेखा गणित में लंब को किससे दर्शाते हैं? उल्टा टी, ठीक है, लंब की बात करेंगे, उल्टा टी से दर्शाते हैं। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को
हल नहीं कर पाता है, जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगी? देखिए, आप शिक्षक बंधु हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा के विद्यार्थी है जो बीजगणित के उन शाब्दिक समस्याओं को हल कर नहीं पाता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित है। तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना आपके लिए क्या होगी? तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना होगा। क्या हो जाएगा? विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना। अगला है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों व आकारों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों और आकारों का अध्ययन करते हैं वह कहलाती है ज्यामिति शाखा। जी हाँ, आकृतियों और आकारों का अध्ययन करना किस शाखा है? ज्यामिति शाखा हो जाती है। अगला है कक्षा 4 के विद्यार्थी 392 को 392 पढ़ते हैं, लेकिन 30,092 लिखता है। पढ़ता क्या है? 392 पढ़ता है, लेकिन लिखता वह 30,092 है। 3,092 लिखता है। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो यह शिक्षक के लिए विद्यार्थी ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। सुन तो रहा है, ठीक है, लेकिन वह स्थानीय मान की समझ को स्थापित नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त जो उद्देश्य होता है वह गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा को उपयोग करने में सक्षम होना। अगला प्रश्न है साथियों, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जो है किस रूप में जाना जाता है? देखिए, एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे। आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जो है किस रूप में जाना जाता है? इस शब्दावली को गणित शिक्षण भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विचार करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 इकाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा? तो इस गतिविधि का उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन कई विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। तो विद्यार्थियों में इन तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया हो। ठीक है, इसका कारण ये हो सकता है और इसी टाइप से आपके एमपी-टेट पेडागोजी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त क्या होता है? तो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों को निरूपण के लिए उपयुक्त आपका सर्वेक्षण भी होता है, परियोजना भी होती है और समाचार पत्र रिपोर्ट तीनों होते हैं। तो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करना और आंकड़ों का निरूपण करने में सर्वेक्षण, परियोजना और समाचार पत्र रिपोर्ट ये तीनों उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, एक ऐसी योजना जो जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे है और इससे आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, यह क्या कहलाता है? निदानात्मक आकलन। कैसे? मान लीजिए कोई एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे। एक अध्यापिका के तौर पर, शिक्षक के तौर पर आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी कितना समझ चुका है और इसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। इसको क्या कहेंगे? निदानात्मक आकलन कहेंगे। नोट कर लीजिएगा। अगला है गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। देखिए, गणितीय उपकरण परिकलन यंत्र हो गया, रेखक हो गया, इंच टेप हो गया, चांदा हो गया, कंपास हो गया, ये सारे गणितीय उपकरण जो है उल्लेख करते हैं। प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा गणितीय उपकरण उल्लेख नहीं करता है? और 3 सही दे दिए जाएंगे, 1 गलत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो गलत वाला आपको चूज करना है। अगला प्रश्न है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के पद में निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु क्या कहलाती है?
तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के पद में निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु होती है वह होती है शिक्षण पद। जी हाँ, शिक्षण पद की बात करेंगे। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी अपनाएंगे? तो एक एक गणित के अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर को सुधार लाने हेतु जो उपयोगी परीक्षा पद्धति होगी वह होगी निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि यहाँ पे सुधार लाना है, तो सुधार कैसे लाया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। कक्षा 4 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री माप के कोणों की रचना तथा उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 और 45 के कोण बनाने को कहा। तो इस समय यह कार्य अध्यापक को जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए बच्चों को आपने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के माप को कोणों की रचना बताई। फिर आपने क्या कहा विद्यार्थियों को कि 15 और 45 के कोण बनाकर हमें दिखाइए। तो ये जो करना, ये कार्य जो अध्यापक का प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या हो जाएगा? ये दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विचरण या विचारण की बुद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच में एक निकट संबंध स्थापित किया है? तो आपके अनुसंधान जो है, जी हाँ, अनुसंधान विचारण की बुद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच जो है, संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया है, वह आपका अनुसंधान है। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्वयं करके सीखना होता है, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना होता है। सभी मेरे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, ब्रदर्स, टीचर्स एंड सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को पक्का करना, 101% सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक गणित का जो महत्व होता है आपके प्रत्यक्ष अनुभव पर भी होता है, स्वयं करके सीखने पर होता है और अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होने पर भी होता है। तो ये तीनों आपके क्रियात्मक गणित के महत्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गणित में लेखन को शामिल करने की एक रणनीति बताइए। आप सभी अध्यापिकाएं हैं, आप जानते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु और ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। तो गणित में लेखन को शामिल करने की एक रणनीति क्या हो जाएगी? अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। जी हाँ, गणित में लेखन को शामिल करने की एक रणनीति क्या होगी? अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है। तो संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं जो होती हैं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, वह हमारी पूर्ण संख्या संकल्पनाएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु, किसके प्रभावी अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, तो उसे ही पूर्ण संख्या संकल्पनाएं कहते हैं। अगला है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो यह मानसिक प्रक्रिया है। और इसी प्रकार के अभी 3 दिनों के एग्जाम पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिस टाइप के सीटेट रीट एग्जाम में पूछे गए हैं उसी टाइप ये सारे प्रश्न इन्हीं टाइप से आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस रूप की प्रक्रियाएं हैं? वह मानसिक कहला जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, टोटल 50 प्रश्न कर रहे हैं। क्षेत्रमिति की इकाइयों पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, यह उद्देश्य उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाइयों के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग होते हैं। अगला है, जब रमेश के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा करूं, या अर्थात जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं।
इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं? तो रमेश को भाषा समझने में कठिनाई होती है। जब रमेश को, मान लीजिए एक बालक है आपका, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बंधु, जब आपकी नियुक्ति होगी, आपके कक्षा का 5वीं कक्षा के एक बालक है जिसका नाम रमेश है। वो ये कहता है आपसे कि सर ये बताइए, आपसे पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा करूं, मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं, सर जी हमें बताइए मैं क्या करूं। तो ये अगर यह बालक रमेश इस तरह के प्रश्न कर रहा है, इस तरह के प्रश्न बताता है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? रमेश को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ज्ञात तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को निम्न में से क्या आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं, अगर गणित विषय में बेहतर होना तो उसके लिए आवश्यकता होती है अमूर्त चिंतन एवं तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उसे सूत्रबद्ध करने की। किसकी जरूरत होती है? अगर गणित विषय में बेहतर होना है, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को गणित में विषय में बेहतर होने के लिए अमूर्त चिंतन एवं तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उसमें सूत्रबद्ध करने की बात करें। अगला प्रश्न, बीज गणित यथार्थ में है? तो बीज गणित यथार्थ में समान अंक गणित है। अगला प्रश्न दिया गया कि दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है, क्योंकि यह उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए और इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान पद्धति क्या होती है? तो समस्या समाधान पद्धति जो होती है वह गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश की बात करेंगे। गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए सबसे जो प्रभावी उपाय होता है कि विद्यार्थियों को अवधारणाओं से अवगत कराना, विषय सामग्री को अनुभव को क्षेत्र से संबंधित करना और विषय सामग्री से संबंधित छात्रों को प्राप्त पूर्व ज्ञान की जाँच करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित के विषय बेलन और शंकु का क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? बेलन और शंकु की आकृति बनाना। जी हाँ, मान लीजिए एक शिक्षक हैं आप, ठीक है, पढ़ा रहे हैं और आपका जो है गणित के विषय में बेलन और शंकु का क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो एक शिक्षण का कौशल क्या प्राप्त उद्देश्य होगा? बेलन और शंकु की आकृति बनाने की बात करेंगे। अगला है, प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्त होती है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा जो है कौशल उद्देश्य की प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। तो गणित शिक्षण में जो है चित्राधारिता विधा, कविता विधा, पहेली विधा, इन तीनों विधाओं को जो है आपके गणित शिक्षण में व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। चित्रधारिता, कविता विधा, पहेली विधा, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया कि 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी कक्षा को अधिक अव्यक्तशील और विचारशील बना रही है। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस कथन से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं आपके CTET रीट एग्जाम में, और यही प्रश्न आपके MP टेट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो कठिनता वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि कथन वाले जो होते हैं हमें समझना पड़ता है, अपने चिंतन मनन, ठीक है, को करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे तरीके से अभी समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को बेहतर हो सके। अगर यही प्रश्न आ जाएंगे तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपका 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, आपका डायरेक्टली 40 से 45 सेकंड बच जाएगा, ठीक है, जो आपके अगले क्वेश्चन पर वो समय आप दे सकते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। तो मुक्त अंत वाले प्रश्नों की पहचान कैसे कर सकते हैं? 2 प्रश्न आते हैं, एक आता है मुक्त अंत वाला, एक आता है खुला, ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे शायद। तो मुक्त अंत वाले प्रश्नों की पहचान कैसे की जाती है? कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घनत्व 64 से अधिक हो, ये होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घनत्व जो है या जिनका घन 64 से अधिक हो।
यदि कोई विद्यार्थी गणित के सवालों को हल करने के लिए सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू करता है तो वह सवालों को हल करने में किस विधि का प्रयोग कर रहा है। देखिए, सभी जानते हैं कि जब भी हम सामान्य से विशेष की बात करते हैं, निगमन विधि की बात आती है। जब भी हम विशेष से या विशिष्ट से समान करते हैं तो आगमन की बात आती है। तो यदि कोई विद्यार्थी गणित के सवालों को हल करने में सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू करता है तो सवालों को हल करने की वह निगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। और 50वां प्रश्न है, गणित में लिखित कार्य द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। तो गणित में लिखित कार्य द्वारा जो है सीखी गई विषय वस्तु का लेखा तैयार करना, सीखे गए प्रकरणों, नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों आदि की लिखित रूप की जांच करना और ऐसी समस्याओं का समाधान तथा गणना कार्य जो कि मौखिक रूप से ना किया जा सके। तो ये हैं आपके गणित में लिखित कार्य के उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। ये उद्देश्य दिए गए हैं कि सीखी गई विषय वस्तु का लेखा तैयार करना, सीखे गए प्रकरण, नियम, सूत्र, सिद्धांतों आदि की लिखित रूप की जांच करना और ऐसी समस्याओं का समाधान तथा गणना कार्य जो मौखिक रूप से ना किए जा सकें। तो ये रहे टॉप 50 प्रश्न आपके मैथ्स पेडागोजी के, जो बहुत ही टफ लेवल के प्रश्न थे जिस प्रकार से एग्जाम पर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इजली कहेंगे तो इजली क्वेश्चन भी हम कल की क्लास पर टॉप 50 पेडागोजी के और करवा देंगे। ये कथन से रिलेटेड थे जो टफ लगते हैं आपके लिए, उन क्वेश्चनों को हमने कंबाइन किया है। रीटेट सीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कंबाइन किया है, उन क्वेश्चनों को कंबाइन किया है जो आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं, एमपी टेट 2022 के एग्जामों पर पूछे जा रहे हैं। और 3 से 4 दिनों अभी एग्जाम हुए 3 दिन पहले, तो 3 दिन का हमने देखा लगभग इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि ये 50 प्रश्न आप लोगों ने अटेंड किया, फीडबैक किया। चलिए जल्द मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।